Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books including many solved sample question paper for various IGNOU courses. Now let's start studying the assignment for subject code BPSE 145 पूर्वोत्तर भारत में लोकतंत्र एवं विकास। सत्री कार्य का में वर्णात्मक श्रेणी के प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। तो पहला उस ऐतिहासिक प्रक्रिया की चर्चा कीजिए जिसने पूर्वोत्तर भारत को भारत संघ के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र बनाने में दिशा प्रदान की है। तो भारत के पूर्वोत्तर 8 राज्य हैं, जिसमें से 4 राज्यों का उदय जो है वो असम से हुआ है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम जो ये राज्य थे तथा राज्य 1987 में बनाए गए थे। अब मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का कब दर्जा हासिल हुआ? तो 1972 में मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य बनाया गया। और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। तो सबसे पहले आता है मेघालय। मेघालय 3 पहाड़ियों में मिलकर बना है, जिसका है खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स एवं गारो हिल्स। तो इन 3 पहाड़ियों पर एंग्लो खासी युद्ध हुआ था तथा अंग्रेजों द्वारा इन पर कब्जा कर लिया गया था। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य था वो 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया। उसके पहले 1954 के आसपास, 72 के आसपास ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश तब केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 20 फरवरी 1987 को ये राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। अब सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार एवं सिलीगुड़ी जिलों की सीमाओं के द्वारा 7 बहनों के साथ जुड़ा हुआ है। सबको पता होगा कि 7 सिस्टर्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद NIC में शामिल होने के बाद सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों का 8वां राज्य बन गया। तो इंडो सिक्किम संधि के अनुसार सिक्किम भारतीय संघ में विलय से पहले भारत के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्वोत्तर भारत में जिला स्वायत्त परिषदें बनाई गई, जिनका उद्देश्य क्या था कि आर्थिक विकास कैसे हो, क्योंकि ये जो उत्तर भारत का हिस्सा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ क्षेत्रों को अपरिवर्तित था तथा कुछ क्षेत्रों को आंशिक रूप से अपरिवर्तित क्षेत्र घोषित किया गया था। कुछ संस्थाओं ने पूर्वोत्तर राज्यों की पहचान में योगदान दिया। तो अब असम में क्या हुआ? 1874 में एक अलग राज्य बन गया। फिर मणिपुर और त्रिपुरा मणिपुर में और मिजोरम ब्रिटिश काल के मूल राज्य थे। 1950 में स्टेट लॉ एक्ट के संशोधन के बाद मणिपुर एवं त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 72 में इसको राज्य का दर्जा मिल गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? असम के पुनर्गठन के बाद NIS ने 20 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न है। यह राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार एवं सिलीगुड़ी जिलों के द्वारा 7 बहनों के साथ जुड़ा हुआ है। 2002 में सिक्किम NIC में शामिल होने के बाद पूर्वोत्तर भारत का 8वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक और मानवीय विकास के लिए प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक और मानवीय विकास के लिए प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो आर्थिक, मानवीय और सामाजिक विकास। तो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का विस्तार, जैसे कि कृषि से लेकर उद्योग, अन्य क्षेत्रों में भूमि सुधार एवं पारंपरिक कृषि और सामाजिक व्यवस्थाओं के विघटन और आदि तरीकों द्वारा इतिहास की प्रगति में उत्पादन या चरण की संक्रमण अव्यवस्था। फिर कल्याणवाद की अव्यवस्था के रूप में विकास, उदाहरण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, कमजोर वर्गों को, महिलाओं को, समुदायों को कार्य। पूर्वोत्तर भारत में पिछड़े क्षेत्रों में विशेष प्रावधान था। क्षेत्रीय ढांचागत विकास के अंतर्गत सड़कें, राजमार्ग, औद्योगिक, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उसका सभी पहलुओं का विकास हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी विकास होने चाहिए। तो मानव विकास की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इससे मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों पर अधिक बल दिया जाता है। विकास एक परिपक्व उन्मुख प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की तुलना में विकास एक व्यापक संप्रत्यय है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में आए सभी परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया जो लगातार होती रहती है।
फिर विकास को वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। खा सत्री कार्य में पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या है, छठी सूची निर्धारित की। छठी सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में वर्णित है। यह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था करती है। ऐसे 10 क्षेत्र हैं। प्रत्येक राज्य में ऐसे 3 क्षेत्र हैं, जैसे असम में उत्तर कछार पहाड़ी जिला, फिर कार्बी आंगलोंग जिले और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। मेघालय में खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स। फिर मिजोरम में चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। त्रिपुरा में एक जिला है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र है। तो उत्तर भारत के ये जो जिले हैं ये जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं, जिनको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इनका विवरण जो है वो छठी सूची में। यहाँ पर इनर लाइन परमिट होता है, जिसका जो व्यवस्था है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत। यहाँ पर जाने से पहले, इन राज्यों के इन क्षेत्रों में जाने से पहले आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। फिर अनुच्छेद 371A, 371C और 371F और H तक इसके बारे में बताया गया। पूर्वोत्तर भारत के सभी जनजातीय क्षेत्रों और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं किया। इन क्षेत्रों को बाद में संविधान में से पहले मौजूद अनुच्छेद 371 में जोड़कर शामिल किया गया है। अब पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि विशेष राज्यों की श्रेणी 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय सहायता और करों में छूट प्रदान करने के लिए दी गई है। क्योंकि यहाँ पे इतनी सुगमता नहीं जितनी मैदानी इलाकों में होती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी और कठिन इलाके हैं, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा क्षेत्र है और पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान है, वित्त और गैर व्यवहारिक प्रकृति है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के प्रशासन में क्षेत्रीय और जिला परिषदों की भूमिकाओं के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो जो क्षेत्रीय और जिला स्तर पे कार्य करते हैं वो क्या करेंगे, आपका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करेंगे। तो भारतीय संविधान में छठी अनुसूची जुड़ने से पहले इन क्षेत्रों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत रूप में माना जाता था। तो बारदोलाई कौन सी समिति, बारदोलाई समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के उद्देश्य से संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, तो अनुच्छेद 244 के अनुसार स्वायत्त जिला परिषद या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की शुरुआत की गई। इसके लिए एक जिले में एक क्षेत्र की पहचान कराने के लिए शक्ति राज्य के लिए राज्यपाल के पास है। वह एनडीसी और एआरसी के क्षेत्रीय अधिकार को भी बदल सकता है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियां क्या है कि वो परिषदें शक्तियां राज्यपाल, आदिवासी परिषद या संबंधित एनडीसी और एआरसी के भीतर जनजातीय संगठनों, प्रतिनिधियों से परामर्श लेते हैं, उनके बारे में नियम बनाएंगे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम संविधान में पैरा 12 और 12A और B में प्रत्येक राज्य में जिला परिषद और इसके लिए कुछ प्राविधान दिए गए, जिनकी कुछ शक्तियां इस प्रकार है। आवासीय या गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि या चराई के उद्देश्य से भूमि का वितरण आदि। उस वन पर प्रबंधन जो अनारक्षित हो। कृषि के लिए नहर या जलमार्ग का उपयोग। झूम या अन्य प्रकार की स्थानांतरित खेतों का विभाजन। फिर प्रमुख या मुखियाओं की नियुक्ति या उत्तराधिकार। संपत्ति, विवाह और तलाक के विरासत। सामाजिक रीति रिवाज। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य के निर्माण पर एक लेख लीजिए। तो मेघालय राज्य का निर्माण 2 अप्रैल 1970 को एक स्वायत्त राज्य के रूप में और 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय का उदय पूर्वोत्तर भारत के भू राजनीतिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक वार्ता, आपसी साझा और हिंसा और षड्यंत्र पर विजय की जीत थी। मेघालय राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर 2000 और 2013 में केएसयू, जीएसयू और एफकेजेजीपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने बाहरी लोगों के आगमन पर नियंत्रण के लिए आईआईपी को
लागू करने की मांग की। जनजातीय हिल्स और खदानों में कोयले की अवैध निकासी के विरुद्ध 1993 और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिलों में यूरेनियम की खनन की रोकने के लिए यह आंदोलन था। मिजोरम में मिजो जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जिसे मिजोरम राज्य की मिजो पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम मिजो कहते हैं। मिजोरम की 5 प्रमुख जनजातियां हैं, लूशी, राल्ते, हमार, पैशन तथा पावी। ये 5 है और यहाँ पर 11 अन्य छोटी जनजातियां भी निवास करती हैं। मिजोरम के मूल निवासियों को ही क्या कहते हैं? मिजो कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजो की जनसंख्या मिजोरम में 87.6% है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य चेराव यानी बांस नृत्य है। फिर मिजो जाति के सदस्य तल्वमगेहना आचार संहिता का पालन करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि समुदाय समाज के दूसरे सदस्यों के लिए हमेशा दयालु, मददगार एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करें। अगला प्रश्न है, सिक्किम के नृजातीय सम्मिश्रण का वर्णन कीजिए। तो सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। तो यहाँ पर नेपाली, भूटिया और लेपचा सिक्किम के मूल एवं देशी निवासी है। तिब्बत के खास जिले से आए भूटिया सिक्किम में दूसरे जातीय समूह है। तो भूटिया समुदाय सिक्किम में आगमन में 14वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। ये लोग यहाँ बौद्ध धर्म के लाने के लिए जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? भूटिया समुदाय। औपनिवेशिक काल से नेपाली जनजाति को तत्कालीन सत्ता द्वारा बढ़ावा दिया गया कि सिक्किम में उनका पलायन बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाली सिक्किम में बड़ा नृजातीय समूह बन गया, जिसका प्रभाव अन्य नृजातीय समूह और जनसंख्या पर पड़ा। पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही यानी इंसर्जेंसी आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे जून 1947 में नागा नेतृत्व और असम के राज्यपाल अकबर हैदरी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 9 सूत्री समझौते के रूप में जाना जाता है। समझौते में कहा गया कि समझौते के 10 साल बाद नागा अपने भविष्य का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागा क्लब में नए संगठन यानी नागा नेशनल काउंसिल में बदल गया। एनएससी ने संपूर्ण नागालैंड की स्थापना के लिए आगामी जापो फिजो के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। इस संगठन में 9 सूत्री समझौते की अवहेलना हुई। तो एक ये 9 सूत्री जो सबसे पहले किया गया था, उसकी अवहेलना एक मुख्य कारण बना। फिर मिजोरम में 1960 और 1986 के बीच विद्रोह देखा गया। 1960 में मिजो नेशनल फेमाइट फ्रंट के गठन के साथ शुरू हुआ। 1986 में एमएनएफ नेता लाल डेंगा और सरकार के बीच मिजो समझौते पर हस्ताक्षर होने पर समाप्त हुआ, लेकिन ये समझौता लागू नहीं हुआ। फिर कांगली पीक यानी 1978 में पीपल्स रिपब्लिकेशन आर्मी और 1980 में कांगली पर कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न विद्रोही समूह नृजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर मणिपुर के लोगों का एक वर्ग का मानना है कि मणिपुर के जो महाराजा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इन लोगों का यह भी तर्क है कि मणिपुर भारत संघ में विलय होने के पहले एक राष्ट्र था और उसी धारणा को बहाल करने की आवश्यकता है। तो भारत के उत्तर पूर्व में मणिपुर में सबसे अधिक विद्रोही संगठन है। इनका उद्देश्य क्या है कि वो क्या मानते थे कि एक राष्ट्र था, तो उद्देश्य मणिपुर की समृद्धता को प्राप्त करना था। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और एक दूसरा असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% की डिस्काउंट ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback